बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, एक मिनट, ओके। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अलीगढ़ या सर सैयद अहमद ख़ान की सियासी खिदमत, यानी कि सियासी पहलू से किस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की रहनुमाई की, उन्हें गाइड किया, उन्हें सियासत, आने वाले सियासी उमूर से आगाह किया, ख़बरदार किया अंग्रेज़ों और हिंदुओं के अज़ाइम से, और उन्हें ये बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए मौजूदा हालात में। हम सब जानते हैं 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल थे। हज़ारों मुसलमान जो हैं वो फांसी चढ़ा दिए गए थे, कितने लोगों की जो है वो जायदादें ज़ब्त कर ली गई थी। मुसलमानों के लिए सरकारी मुलाज़मतें जो हैं वो हासिल करना नामुमकिन हो गया था। तो ऐसी तबाहकुन हालात में मुसलमानों को मुस्तहकम करना या मुसलमानों को दोबारा से मुत्तहिद करना या मुसलमानों को रिहेबिलिटेशन की तरफ लेकर जाना कोई आसान चीज़ नहीं थी। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने इसका बीड़ा उठाया और सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के जो मसाइल थे उसको सियासी तौर पर भी हल करने की कोशिश की, और जो उस वक्त के हुक्मरान थे उनको एहसास दिलाया कि मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हवाले से उनको जो गलत फहमियाँ हैं उनको ख़त्म करके मुसलमानों के साथ एक मफ़ाहमत की जाए। तो पहली सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमत जो हमने देखनी है, ये जो सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ की पहली सियासी खिदमत जो हमें नज़र आती है हमारी बुक में, वो है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने बरतानवी हुकूमत यानी अंग्रेज़ों की उस गलत फहमी का अज़ाला किया था जो उन्हें मुसलमानों के हवाले से थी। बरतानिया की हुकूमत का ये मानना था कि चूँकि उन्होंने हुकूमत मुसलमानों से छीनी है और चूँकि मुसलमान जो है वो जंगी रुझान रखते हैं, इसके मुकाबले में हिंदुओं की ये फितरत नहीं है कि वो जंग कर सकें या बगावत कर सकें, बल्कि ये मुसलमानों की फितरत में है कि वो जंग करते हैं। और 1857 की जंग आज़ादी का पूरा उन्होंने जो है वो ब्लेम मुसलमानों के ऊपर डाल दिया। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों की इस गलत फहमी को दूर करने के लिए जो है वो रिसाला असबाब बगावत हिंद, यानी ये एक मैगज़ीन या एक रिसाला तहरीर किया, और उसके साथ साथ उन्होंने एक दूसरा रिसाला तहरीर किया। रिसाला जो है उसका नाम था लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। मोहम्मडन्स मीन्स मुस्लिम्स एंड लॉयल मीन्स जो वफ़ादार थे, यानी ये दो चीज़ें जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीरी खिदमत जो हैं वो मुसलमानों को सियासी तौर पर रिहेबिलिटेशन या मुस्तहकम करने में इम्पॉर्टेंट थी। रिसाला असबाब बगावत हिंद में सर सैयद अहमद ख़ान ने उन असबाब को बयान किया जो कि 1857 की जंग आज़ादी का वजह बने थे, जिनकी वजह से 1857 की जंग आज़ादी हुई थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा मुसलमानों को जंग करने का कोई शौक़ नहीं था, बल्कि इस गदर की सबसे बड़ी वजह क्या थी कि ईसाइयत जो है उसको बहुत ज़्यादा, ईसाइयत के को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा था। इसके अलावा जो मजालिस कानून साज थे उसमें लोकल और मकामी नुमाइंदगी ना होने के बराबर थी। फिर कानून साजी इस तरह से कंपनी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि मुसलमान और हिंदुओं दोनों को जो है वो पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए जो मकामी हिंदुस्तानी था उनके अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत और बेज़ारी के जज्बात पैदा हो गए। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे रिसाला जो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा था वो था लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। इसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो ये बताया कि मुसलमान जिन्होंने जंग के दौरान 1857 की जंग आज़ादी के दौरान जो है वो अंग्रेज़ों की अमलन मदद की, अंग्रेज़ हुकूमतों को, अंग्रेज़ों को जो है वो जान बचाने के लिए पनाहें दी, या अंग्रेज़ों को किस तरीके से अमली तौर पर जो है वो जंग के दौरान भी, गदर के दौरान भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया एंड कॉजेज़ ऑफ द रिवॉल्ट या रिसाला असबाब बगावत हिंद 1857, ये सर सैयद अहमद ख़ान के दो मैगज़ीन थे जो सर सैयद अहमद ख़ान ने इस मकसद से तहरीर किए कि अंग्रेज़ मुसलमानों के बारे में जो गलत फहमियाँ रखते हैं या गलत अप्रोच रखते हैं उसका ख़ात्मा किया जा सके। इसी से ही लिंक्ड हमारा सेकंड पॉइंट है कि सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे कि ईसाइयों और मुसलमानों के अंदर जो है वो मफ़ाहमत हो जाए, यानी जो हुक्मरान हैं वो मुसलमानों के बारे में जो नेगेटिव सोच रखते हैं, नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, उसको ख़त्म करके जो उनके दरमियान कॉमन पॉइंट्स हैं उनको उजागर करना। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों की बदगुमानियों को दूर करने के लिए और मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान मुफ़ाहमत या एक पुरअमन फ़िज़ा कायम करने के लिए मुतअद्दिद जो है वो किताबें और रसाइल जो है वो तहरीर किए। इनमें एक रिसाला जो है वो है काम ताम अहले किताब से मुराद ईसाई जो कि बाइबल जिनके ऊपर नाजिल हुई है, जो बाइबल के पैरोकार थे, और अहले किताब मीन्स मुसलमान, यानी दो अहले किताब कौमियतें जो हैं वो हिंदुस्तान में थी। एक ईसाई जिनके ऊपर जो है वो बाइबल के फॉलोवर्स थे, और
फिर मुस्लिम्स जो कि कुरान पाक के फॉलोअर्स थे, तो उनके अंदर जो कॉमन डाइटरी कटलरी हैबिट्स और एटिकेट्स थे उसको जो है इस रिसाले में वाज़ेह किया गया। फिर तबयीनुल कलाम है, इसी के साथ जो है वो तहकीक की गई लफ्ज़ नसारा के ऊपर। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में भी सर सैयद अहमद ख़ान ने बाज़ मज़ामीन लिखे, और फिर इसी तरह से अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेज़ेट के में भी सर सैयद अहमद ख़ान ने यही कोशिश की कि अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के दरमियान जो है वो मफ़ाहिमत की एक फ़िज़ा क़ायम हो जाए, एक अमन का जो है वो अप्रोच जो है वो दोनों अपना लें। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया वो था कि हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान एक किताब लिखी जो कि डॉक्टर हंटर ने लिखी, उसका एक रिव्यू किया या उसका एक जवाब तहरीर किया कि डॉक्टर हंटर ने हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान में ये इस किताब में जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत नफ़रत अंगेज़ मवाद जो है वो शामिल किया था। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने उसका जवाब तहरीर किया था। अब हमारे पास ये सारे पॉइंट्स अलग अलग हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले रिसाला अहकाम ताम अहले किताब में क्या लिखा कि भाई मुसलमानों का अंग्रेज़ों के साथ खाना जायज़ है इस्लाम की रूह से, ना सिर्फ ईसाइयों के साथ बल्कि तमाम अहले किताब हज़रात के साथ जो है वो मुसलमान खाना खा सकते हैं। फिर तबयीनुल कुरान बुनियादी तौर पर तौरात और इंजील को उर्दू में जो है उसकी तशरीह की गई थी, और साथ ही साथ इसमें कुरान और इंजील का जो है वो तकाबली मुताला भी किया गया। और सर सैयद अहमद ख़ान का ये मानना था, ये सर सैयद अहमद ख़ान ने इस चीज़ पर ज़ोर दिया कि कुरान और बाइबल में जो है वो बहुत सारे मसाइल में या बहुत सारे उमूर में मुमासलत पाई जाती है। फिर इसी के साथ ही सर सैयद अहमद ख़ान ने लफ्ज़ नसारा को भी जो है उसकी तशरीह की। नसारा जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान का कहना है कि मुसलमान ईसाइयों को नसारा नहीं समझते हैं, बल्कि ये कलमा तहकीर नहीं है, बल्कि कुरान पाक के मुताबिक इससे मुराद मददगार है। यानी जो लफ्ज़ नसारा है वो कोई एक तहकीर आमेज़ या कोई, अगर मुसलमान उसको ईसाइयों को नसारा कहते हैं तो इसका मतलब होता है कुरान पाक में सूरत अल इमरान के आयत नंबर 52 में जो है इससे मुराद मददगार है। लेकिन ये सर सैयद अहमद ख़ान की अपनी एक तफसीर थी, इसके ऊपर इख्तलाफात जो है वो कोई भी रख सकते हैं। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान एक किताब थी जो कि डॉक्टर हंटर ने लिखी, उसमें ये साबित करने की कोशिश की गई कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जो कभी भी अंग्रेज़ों के साथ जो है वो अपने बेहतर ताल्लुकात नहीं रखेंगे और उनके ख़िलाफ़ जो है वो जंग करते रहेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने रिव्यू में हंटर के इस ओपिनियन को जो है वो चैलेंज किया और कहा कि ऐसा नहीं है, मुसलमान पहले भी अपनी अव्वलीन हिजरत जो उन्होंने हबशा में की थी वहाँ पर ईसाई बादशाह नजाशी के ज़ेर हुकूमत रह चुके हैं। तो समहाउ सर सैयद अहमद ख़ान ने 615 की इस नजाशी बादशाह के ज़ेर असर रहने वाले मुसलमानों की पहली हिजरत का हवाला देकर डॉक्टर हंटर की किताब को जो है वो चैलेंज किया कि आपका ओपिनियन जो है वो मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान अंग्रेज़ हुकूमतों के या ईसाई हुकूमतों के साथ ताउन नहीं करेंगे वो गलत है। मुसलमान ईसाई हुकूमत के साथ ताउन कर सकते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की सियासी ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट था या जिसने सर सैयद अहमद ख़ान की सियासी अप्रोच को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया, जिसने सर सैयद अहमद ख़ान की सियासी तर्ज़ फ़िक्र को, सियासी अप्रोच को जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील किया, वो था उर्दू हिंदी तनाज़ा। उर्दू हिंदी तनाज़े की वजह से ही सर सैयद अहमद ख़ान ने पहली मरतबा हिंदुस्तान के मुसलमानों को दो कौमी नज़रिया या मुसलमानों की जुदागाना कौमियत का जो है वो तस्वुर पेश किया। इब्तिदा में सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो समझते थे कि हिंदुस्तान की दोनों कौमें जो हैं वो एक जैसी हैं, एक साथ रह सकती हैं, यानी हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकते हैं। आप देखें सर सैयद अहमद ख़ान का ये कहना था कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की मानिद है, हिंदू और मुसलमान इसकी दो आँखें हैं और इसकी खूबसूरती इसी में है कि इसकी दोनों आँखें जो हैं वो सलामत और बराबर रहें। अगर इनमें से कोई एक भी बराबर ना रही तो दुल्हन की खूबसूरती जो है वो मान पड़ जाएगी। 1883 में सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो अब एक जैसे दिखने लगे हैं और एक जैसे जो है सोचने लगे हैं। दोनों का खून तब्दील हो गया है, दोनों की सूरतें बदल कर एक दूसरे से मुशाबे हो गई हैं, रंगतें से एक जैसी यकसा हो गई हैं। हमने अपनी एक नई ज़बान पैदा कर ली है। मुसलमानों ने हिंदुओं की बहुत सारी रस्में और आदतें अपना ली हैं। वर्ष हिंदुओं ने भी मुसलमानों के बहुत सारे रस्म व रिवाज को अपना दिया है।
लेकिन 1867 का जो वाक़या था बनारस शहर के अंदर, जो उर्दू हिंदी तनाज़े ने जन्म लिया, उसने सर सैयद अहमद ख़ान को सोचने पे मजबूर किया था पहली मर्तबा के हिंदू कभी भी मुसलमानों के साथ मिलजुल कर जो है वो कोई तहरीक नहीं चला सकेंगे, या मुसलमानों के हुकूक जो है वो हिंदू कभी भी मुसलमानों को नहीं देंगे, या मुसलमानों को हर शुबा हाई ज़िंदगी में रोकने की कोशिश करेंगे। अब 1857 की में बनारस में हुआ क्या था? बाज़ हिंदू कायदीन की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि सरकारी दफातर में जो है वो उर्दू की जगह पर हिंदी ज़बान, जो कि देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, उसको जो है वो नाफिज़ किया जाए। अब उसका रीज़न उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि भाई उर्दू जो है वो फ़ारसी की जानशीन ज़बान है और इसे लिखा अरबी रस्मुल ख़त में जाता है, और कहीं ना कहीं ये मुसलमान जो है इसे अपनी एक हिंदुस्तानी तहज़ीब का अहम हिस्सा समझते हैं, और अगर मुसलमानों की तहज़ीब का यहाँ से ख़ात्मा करना है तो फिर उर्दू को मिटाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सर सैयद अहमद ख़ान के लिए ये बहुत दुख और बहुत परेशानी का वक्त था, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान को लगता था कि हिंदू और मुसलमान मिलकर जो है वो रह सकते हैं। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने इस वाक़े के बाद अपने दोस्त मिस्टर शेक्सपियर, जो कि उस वक्त के बनारस के कमिश्नर थे, उनको लिखा कि मुझे यकीन हो गया है कि आइंदा दोनों कौमें किसी भी काम में दिल से शरीक नहीं हो सकेंगी। अभी तो बहुत कम है, आइंदा हालात जो है वो मज़ीद बुरे से बुरे होते रहेंगे, और जो ज़िंदा रहेगा वो देख लेगा। तो सर सैयद अहमद ख़ान वो पहले रहनुमा थे, पहले मुस्लिम रहनुमा थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा जुदागाना मुस्लिम कौमियत का जो है वो तसव्वुर पेश किया। और सर सैयद अहमद ख़ान का कहना है कि हिंदुओं के साथ जो है वो अब हमारे इख्तलाफी नुकात जो हैं वो 3 हो गए। अब हमारा मज़हब भी मुख्तलिफ है, हमारी तहज़ीब और तमद्दुन भी मुख्तलिफ है, हत्ता कि ज़बान भी हमारी मुख्तलिफ है। यानी उर्दू जो है वो अब हिंदुओं ने ख़ुद मान लिया कि वो उनकी ज़बान नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों की ज़बान है। सर सैयद अहमद ख़ान ने जब ये देखा कि मुसलमानों को जो है वो सरकारी मुलाज़मतों में बहुत कम हिस्सा मिल रहा है, या चूँकि मुसलमान तालीम हासिल नहीं कर रहे थे, अब अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने में वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, तो सर सैयद अहमद ख़ान को लगा कि इस तरीके से मुसलमान जो है वो आला सरकारी मुलाज़मतों में बहुत पीछे रह जाएंगे, लिहाजा जो है वो सरकारी मुलाज़मतों में मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा कि सीट्स रखी जाएँ। सर सैयद अहमद ख़ान ने देखा कि 1869 में जो सिविल सर्विस के 4 हिंदुस्तानी अच्छे नंबरों से कामयाब हुए थे, वो चारों के चारों हिंदू थे। इसी तरह से 1871 के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, उसके मुकाबले में भी सरकारी मुलाज़मतों में हिंदू जो थे, हिंदू मुलाज़मीन की तादाद 711 थी। इसके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 92 थी। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे ईयर्स, फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशंस, प्लेसेस, पर्सनालिटीज़, ये सब के सब आपकी ब्लैंक्स में ये सेक्शन ए के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स को जो है वो बहुत क्लियर रखना है, अपनी ब्लैंक्स क्लियर रखनी है, और अपनी ब्लैंक्स को आपने कंटिन्यूटी में रखना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी पूछी जाती हैं, तो आपने इनको याद रखना है, और आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं, या ये सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, ये आपके फिंगर टिप्स पे जो है वो रहनी चाहिए। ठीक है जी। आगे चलकर सर सैयद अहमद ख़ान ये कहते हैं कि इंडियन सिविल सर्विस में मुसलमानों ने अभी तक अंग्रेज़ी तालीम का वो मयार कायम नहीं किया जो आला मुलाज़मतों के लिए ज़रूरी है, और जिसकी बिना पर वो हिंदुओं की बराबरी कर सकें। लिहाजा मुसलमानों के लिए आला मुलाज़मतों में मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो आला सरकारी मुलाज़मतों के लिए सिविल सर्विस का इम्तिहान होता था, उसकी भी शदीद मुखालिफत की। सर सैयद अहमद ख़ान वो पहले रहनुमा थे जिन्होंने मुसलमानों को एहसास दिलाया कि वो एक अलहदा कौम है। मुसलमानों के लिए सबसे पहले जो कौम का लफ्ज़ था वो सर सैयद अहमद ख़ान ने इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी तकरीरों, तहरीरों और सरगर्मियों के ज़रिए मुसलमानों में वो कौमियती शऊर बेदार किया। 1882 में सर सैयद अहमद ख़ान ने स्टूडेंट से ही खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम की और मुस्लिम कौमियत या मुस्लिम नेशनहुड की इम्पोर्टेंस को प्रमोट करते हुए या उजागर करते हुए आपने कहा कि ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि सबसे अगर कोई सच्चा कलमा है तो वो कलमा तैयबा है, और इसी से ही हमारी कौम है। अगर हम कलमा तैयबा पर यकीन रखते हैं तो हमारी कौम है। अगर कोई भी शख्स चाहे वो जितना भी काबिल माहिर क्यों ना हो, अगर वो मुसलमान नहीं रहता तो फिर वो हमारी कौम में नहीं रह सकता, या वो हमारे मुस्लिम कौमियत का हिस्सा जो है वो नहीं रह सकता। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के लिए ये चीज़ या ये पॉइंट जो है वो सबसे पहले उजागर किया कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं से अलग हैं और हिंदुओं के साथ जो है वो नहीं रह सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों में ये शऊर उजागर करने में कामयाब हुए कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं से जुदागाना कौम है और हिंदुओं से जो है वो अलहदा कौम है, लिहाजा उनके लिए अलहदा जो है वो सियासी इंतज़ामात होने चाहिए या उनके सियासी हुकूक़ को अलग से एड्रेस किया जाना चाहिए। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि किस तरीके से नामजदगी के उसूल को जो है वो उसको अंग्रेज़ों के सामने डिमांड रखी कि सर सैयद अहमद ख़ान ने 1878 से 1882 तक 4 साल तक वॉइस रॉय की इंतज़ामी काउंसिल के वो मेंबर रहे थे, एडिशनल मेंबर रहे थे। अच्छा, वॉइस रॉय की इंतज़ामी काउंसिल से मुराद क्या होता है? जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर सिविक्स में हम पढ़ते हैं हुकूमत के मुख्तलिफ़ शोबे, तो उसमें एक शोबा होता है इंतज़ामिया का, या जिसे हम कहते हैं आमला का, जिसमें हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है और फिर उसकी कैबिनेट होती है या उसकी वुज़रा की टीम होती है। तो सर सैयद अहमद ख़ान 4 साल तक जो है वो वॉइस रॉय जो कि उस वक्त हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट थे, उसकी इंतज़ामी काउंसिल के जो है वो एडिशनल मेंबर या एडिशनल जो है वो एक रुकन के तौर पर काम करते रहे, यानी वो कहीं ना कहीं उनके पास ये ओहदा जो है वो 4 साल तक रहा। और इन 4 सालों में जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट था उसके कानून की जो है वो हिमायत की और जो मखलूत तरीका इंतखाब था उसकी मुखालफत की। उन्होंने उसकी मुखालफत मखलूत इंतखाबात की या आम इंतखाबात की मुखालफत क्यों की? क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान का मानना था कि हिंदुस्तान में नस्ली, मजहबी और ज़ात पात के अतबार से बहुत सारी कम्यूनिटीज़ या बहुत सारे गिरोह रहते हैं और वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ़ हैं। और अगर इतने मुख्तलिफ़ कौमियतों वाले मुल्क में, यानी जहाँ मुसलमान भी हैं, जहाँ हिंदू भी हैं, जहाँ सिख भी हैं, जहाँ ईसाई खुद हैं, मराठाज़ हैं, बुद्ध मत के लोग हैं, बहुत सारी जो है वो कम्युनिटीज़ और बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले, अलग अलग ज़बानें बोलने वाले अलग अलग नस्लों के लोग हैं। तो ऐसे मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस फॉलोअर्स के अकॉर्डिंगली जो है वो अगर लोग रहते हों, तो ऐसे में अगर आप मतलब आम इंतखाबात या मखलूत इंतखाबात का तरीका राइज करते हैं तो ये ख़तरनाक साबित होगा। 1 पर्सन 1 वोट का सिस्टम जो है वो ऐसे मुल्क में, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो है वो ख़तरनाक साबित होता है, क्योंकि इसमें जो अक्सरियत होगी वो बाकी अक़लियतों को जो है खा जाएगी, हड़प कर जाएगी या उनके मफादात को जो है वो ग़स्ब करने की जो है वो कोशिश करेगी। लिहाजा जो है वो नामज़दगी रखी जाए बजाय इसके कि आप जो है वो आम इंतखाबात कराएं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है वो हुकूमत जो है वो बल्दियाती इदारों के 1/3 अरकान को, कम से कम 1/3 अरकान को खुद नामज़द करे और बाकी जो 2/3 अरकान हैं उनका इंतखाब जो है वो बज़रिया मखलूत इंतखाब किया जाए। तो कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद ख़ान का ये मानना था कि मुसलमानों के लिए जो मजलिस कानून साज है उसमें जो है वो स्पेशली बल्दियाती जो इदारे हैं, मजलिस कानून साज के ऊपर तो हम बाद में जाएंगे, जो बल्दियाती इदारे हैं, ये जो लोकल इदारे हैं जो लोगों के गली मोहल्ले की सियासत और गली मोहल्ले के मसाइल को हल करते हैं, उसमें 1/3 अरकान को हुकूमत जो है वो खुद नामज़द करे, यानी वो लोगों के वोटों से मुंतखब ना हो बल्कि वो नामज़द किए जाए खुद बरतानवी हुकूमत की तरफ से। सर सैयद अहमद ख़ान की सियासी खिदमात में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आफ्टर टू नेशन थ्योरी, अप्रोच ऑफ टू नेशन थ्योरी, जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है सर सैयद अहमद ख़ान की डिमांड रिगार्डिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम या जुदागाना इंतखाब का मुतालबा। सर सैयद अहमद ख़ान को लगता था कि जो आम इंतखाब का तरीक़ाकार है या मखलूत इंतखाब का तरीक़ाकार है वो कभी भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकता है, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो स्पेशली मुसलमानों के लिए जो है वो जुदागाना इंतखाब राइज किए जाएँ, यानी मुसलमानों को पता हो कि उनकी कितनी नशिस्तें जो है वो कानून साज असम्बली में मौजूद हैं। अब देखिए सर सैयद अहमद ख़ान ने ये मुतालबा पहली बार कैसे पेश किया? 16 जनवरी 1888 को मीरठ में तकरीर करते हुए उन्होंने ये मुतालबा पेश किया। अगेन ये आपके MCQs में पूछा जा सकता है। और फिर दिसंबर 1894 में सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ कॉलेज के उस वक्त के प्रिंसिपल और अपने बेटे से जो है सैयद महमूद से एक रिक्वेस्ट या एक अर्जदाश्त तैयार करवाई और ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत को पेश की गई और उनसे कहा गया कि मुंतखब इदारों में हिंदू और मुसलमानों की नुमाइंदगी के मसले को हल किया जाए। उन्होंने कहा मुसलमानों की अहमियत को जो है वो महज अक़लियत होने की वजह से मुसलमानों को कम अहमियत का हामिल नहीं समझना चाहिए। लिहाजा मुसलमानों के लिए जो सबसे बेहतर तर्ज़ हुकूमत हो सकता है या तर्ज़ इंतखाब हो सकता है जिसमें मुसलमानों को उनकी सही नुमाइंदगी मिल सकती है वो है जुदागाना इंतखाब का मुतालबा। स्टूडेंट्स, यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जुदागाना इंतखाब का मुतालबा अगले कई बरसों तक, कई अशरों तक जो है वो मुसलमानों का सबसे पहला सियासी मुतालबा होता था। तो जुदागाना इंतखाब का मुतालबा जो है वो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से जो है वो आप लोगों ने लिखना है,
क्योंकि ये 1929 तक कम से कम मिस्टर जिन्ना ने जब अपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे वहाँ पर भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी वो रखी गई थी। 1930 के बाद जो है फिर इसके मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाब से थोड़ा सा जो है वो पीछे हटकर अलग वतन की जो है डिमांड रखनी शुरू की, वरना 1929-1930 तक जो है जुदागाना इंतखाब का मुतालबा मुसलमानों के सियासी मुतालबात में अव्वलीन जो है वो मुतालबा समझा जाता था। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को ये भी हिदायत की। अच्छा, जब सर सैयद अहमद ख़ान ने ये मुतालबा पेश किया तो फिर ये चलता रहा और पहली बार बरतानवी हुकूमत ने इसको जो है वो 1909 की मंटो मार्ले रिफॉर्म्स में या इस्लाहात में जो है वो एक्सेप्ट किया था, और कांग्रेस ने मुसलमानों के इस मुतालबे को मिसाक लखनऊ 1916 में जो है वो तस्लीम किया था। लेकिन इसको सबसे पहले जो है इसकी डिमांड जुदागाना इंतखाबात की जो डिमांड थी वो सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी थी। मुसलमानों को सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि ये वक्त मुनासिब नहीं है कि आप अमली सियासत में आएँ या कांग्रेस के अंदर जो है वो शामिल हों। तो मुसलमानों को सर सैयद अहमद ख़ान ने मशवरा दिया कि ये कोई मुनासिब वक्त नहीं है कि जब आप कांग्रेस में शामिल हों या अमली तौर पर सियासत में आएँ, बल्कि मुसलमानों के लिए ये वक्त है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को तालीमी लिहाज से और मुआशी लिहाज से मुस्तहकम करें, और उसके बाद जो है वो जब मुस्तहकम हो जाए तो फिर उसके बाद जो है वो सियासत की तरफ आएँ। दिसंबर 1885 में जो है वो हिंदुस्तान की पहली बाकायदा सियासी जमात जो है वो कायम की जाती है, जिसका नाम जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा जाता है, और बड़ी तादाद में जो है वो हिंदू रहनुमा इसके अंदर अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए शामिल हो जाते हैं। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान को लगता था कि ये जो सियासी जमात का तस्वुर है जिसमें हिंदू अक्सरियत में होंगे, मुस्लिम अक़लियत में होंगे, तो मुस्लिम अक़लियत जो है वो हमेशा के लिए हिंदू अक्सरियत की ग़ुलाम बन जाएगी। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने इस मौक़िफ़ को वाज़ेह करने के लिए कि मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होकर हिंदुओं के साए से बचने की ज़रूरत क्यों है, तो उन्होंने लिखा कि अगर हम नुमाइंदा हुकूमत के लिए आम बालिग राय दही की बुनियाद पर इंतखाबात होते हैं, यानी 1 पर्सन 1 वोट, एक शख्स एक वोट की बुनियाद पर अगर इलेक्शंस होते हैं, तो मुसलमान जो वोटर होंगे वो मुसलमानों को वोट देंगे, और जो हिंदू वोटर होंगे वो हिंदू कैंडिडेट्स को वोट देंगे, और नतीजा क्या होगा कि काउंसिल के अंदर, कानून साज काउंसिल के अंदर या मुकन्ना के अंदर जो है वो हिंदू अरकान की तादाद मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनकी आबादी मुसलमानों से बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही एक नाइंसाफ़ी पर मबनी जो है वो सूरत होगी, लिहाजा मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होकर या अमली सियासत में फ़िलहाल शामिल नहीं होना चाहिए। और मुसलमानों ने सर सैयद अहमद ख़ान के इस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में जो है उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार नहीं की। सर सैयद अहमद ख़ान का ये भी मानना था कि मुसलमान एक दरिया की मानद हैं और हिंदूज़ जो हैं हिंदुस्तान में वो एक समंदर की मानद है। उन्होंने कहा जिस तरह दरिया शोर मचाता है लेकिन जब वो समंदर में गिरता है तो उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती, लिहाजा मुसलमानों ने कहा कि आप कांग्रेस से बतौर मुस्लिम कौम जो है वो अलग रहें। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक एसोसिएशन बनाई अगस्त 1888 में, जिसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। अब सर सैयद अहमद ख़ान ने ये यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन क्यों बनाई, ताकि जो बरतानवी हुकूमत है, जो बरतानवी अवाम है, जो वहाँ की मुकन्ना है, वहाँ का प्रेस है, उनको बताया जाए कि हिंदुस्तान की तमाम अक़वाम जो हैं वो कांग्रेस में शामिल नहीं है। हिंदुस्तान कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान के तमाम अक़वाम की नुमाइंदा जमात नहीं है, बल्कि कांग्रेस एक हिंदू अक्सरियती और हिंदू मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जमात है, और बहुत ज़्यादा जो दूसरी जमातें हैं वो इसकी मुखालिफ भी हैं। मिस्टर बेग जो है वो इस जमात को इस एसोसिएशन को जो है वो लीड कर रहे थे मिस्टर सैयद अहमद ख़ान के साथ। तो कहीं ना कहीं ये जो पैट्रियाटिक एसोसिएशन थी उसने ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ करवाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जितनी भी अहम लग रही हो, जितना भी वो ये दावा कर रही हो कि वो हिंदुस्तान की तमाम कौमियतों की या तमाम जमातों की जो है वो तमाम मज़ाहिब के लोगों की जो है वो नुमाइंदा जमात है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। अब ना सिर्फ हिंदुओं अंग्रेज़ों को वाज़ेह किया सर सैयद अहमद ख़ान ने, बल्कि सर सैयद अहमद ख़ान को हिंदुओं के जो तासुब पसंद सरगर्मियाँ थी उसका भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा था। तो हिंदुओं की इन मुतसाबाना सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो दिसंबर 1893 में जो है वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया जो है वो कायम की, और मुसलमानों को ये एहसास दिलाया कि ये आपका अपना जो है वो ये आपकी अपनी एसोसिएशन है,
इसमें इसमें आप शामिल हो सकते हैं और अपने आप को हिंदुओं से एक अलहदा और जुदागाना जो है वो कौम के तौर पर मनवा सकते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1870 में जो है वो एक एल्बर्ट बिल आया, एक इम्तियाज़ी, एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून आया 1883 में जो है वो, इसको मिस्टर एल्बर्ट ने पेश किया। अब ये बेसिकली 1870 का जो लॉ था उसके मुताबिक किसी भी यूरोपियन अगर कोई मुल्ज़िम होता है, यानी कोई जुर्म का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगता है, तो उसका मुकदमा जो है वो अगर वो हिंदुस्तान में जुर्म हुआ है तो उसका मुकदमा फिर भी हिंदुस्तान के अंदर जो है वो अदालतों में पेश नहीं किया जा सकता। ये 1870 में कानून आया। तो कुछ टाइम के बाद 1883 में एक मिस्टर एल्बर्ट ने इस कानून के ख़िलाफ़ जो 1870 में पेश किया गया था, इसके ख़ात्मे के लिए जो है एक बिल पेश किया और कहा कि अगर कोई भी यूरोपियन मुल्ज़िम है, यानी वो कोई जुर्म का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है और वो हिंदुस्तान की सरहदों में वो जुर्म हुआ है, तो फिर उसका मुकदमा भी हिंदुस्तान में चलना चाहिए। तो ऐसा कोई भी कानून जो 1870 में आया था कि भाई आप नहीं चला सकते हैं किसी भी हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट की अदालत में या हिंदुस्तानी अदालत में, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो मिस्टर एल्बर्ट ने कहा कि ऐसा कानून जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि मिस्टर एल्बर्ट का पेश किया गया बिल जो है वो बिल्कुल सही है। और उसके पीछे उन्होंने रीज़न क्या दिया, उन्होंने कहा कि भाई जब तक दोनों कौमों के लिए यकसा कानून नहीं होगा, यानी इंडियंस के लिए और ब्रिटिशर्स के लिए, उस वक्त इनके दरमियान जो है, उस वक्त तक इनके दरमियान हकीकी मेल जोल जो है वो परवान नहीं चढ़ सकता। सर सैयद अहमद ख़ान वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। उन्हें सर सैयद अहमद ख़ान को पाकिस्तान का पहला रहनुमा कहा जाता है। उन्होंने मुसलमानों के लिए जो है वो एक अलहदा सियासी राह जो है वो एक अलहदा सियासी उनको एक तशख़्ख़ुस अता किया। उन्हें कहा कि वो हिंदुओं से मुख्तलिफ़ हैं, उन्हें कहा कि आप कांग्रेस से दूर रहें। फिर उन्हीं की ही एक मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ही जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान के वफ़ात के तकरीबन 42 साल बाद जो है वो करारदाद पाकिस्तान पेश की और फिर 7 सालों में कायद आज़म की क़यादत में मुसलमानों ने पाकिस्तान हासिल कर लिया। तो और कायद आज़म के साथ भी जो सबसे ज़्यादा हर अव्वल दस्ते की, जिसने मिस्टर जिन्ना का साथ देते हुए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया, वो अलीगढ़ के ही स्टूडेंट थे। अलीगढ़ के तालिब इल्मों ने मिस्टर जिन्ना और उनकी आइडियोलॉजी को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचाया। तो कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो पाकिस्तान के पहले लीडर या क़याम पाकिस्तान की पहली बुनियाद रखने वाले, पहली ईंट रखने वाले जो है वो रहनुमा समझे जाते हैं। इवन मिस्टर जिन्ना भी जब बरे सगीर को तकसीम करने के या मुसलमानों को, या जब भी वो दो कौमी नज़रिए की बात करते थे, तो उनके नुकात या उनके दलाइल जो है वो बहुत हद तक सर सैयद अहमद ख़ान से मुशाबे होते थे या सर सैयद अहमद ख़ान से मुतासिर होते थे। और सर सैयद अहमद ख़ान अक्सर व बेशतर अल्फाज भी सर सैयद अहमद ख़ान के ही इस्तेमाल करते थे जो सर सैयद अहमद ख़ान अपनी तकरीरों और तहरीरों में इस्तेमाल करते थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान को क़याम पाकिस्तान का पहला जो है वो पेशरू माना जाता है। और सर सैयद अहमद ख़ान को ही ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जो है यहाँ पर आपको कुछ कोटेशंस दी हुई हैं और उन कोटेशंस को आप लोगों ने ज़रूर शामिल करना है अपने आंसर में। जब आप सेक्शन सी में ये आंसर लिखें तो यहाँ पर आपको एक किताब इंडिया पाकिस्तान एंड द वेस्ट जो कि लंदन में 1965 में पब्लिश हुई, उसके मौरख जो हैं प्रेसियो लेस्पेयर, वो लिखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान बहुत क्लियर थे या बहुत वाज़े थे अपने इस अप्रोच में कि मुसलमान कौमी शऊर के तौर पर हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जिस तरीके से हिंदू अपने आप को एक मुकम्मल कौम, जुदागाना कौम समझते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मुसलमान भी कौमियत की हर तारीफ़ के लिहाज से जो है वो एक कौम है। और इसी वजह से मुसलमानों को जो है उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत से रोका और मुसलमान इसी वजह से ही उन्हीं के कहने पर जो है वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए और फिर आखिरकार बिलाखिर मुसलमान जो है इन्हीं की प्लेटफॉर्म से कामयाब हुए अपने लिए एक अलहदा सियासी जमात बनाने के, जिसने बाद में आने वाले बरसों में और अशरों में जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान हासिल किया। यहाँ पर आपको एक मुख्तार मसूद की किताब आवाज़ दोस्त का भी एक कोटेशन दिया जा रहा है कि जब हम अलीगढ़ में पढ़ते थे तो ये सोचते थे कि अलीगढ़ छोटा सा पाकिस्तान है और पाकिस्तान बड़ा सा अलीगढ़ होगा। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की सियासी खिदमात हैं
तालीमी खिदमत जो है वो हम अपने पिछले क्लास में जो है वो हम लोग कर चुके थे। तो आप लोगों ने इसके जो आंसर्स हैं जो इसके MCQs हैं उनको जो है वो आपने कंप्लीट करना है। अपने पास आप लोग पॉइंट टू पॉइंट जो है वो तमाम नुकात रखें और कोशिश करें कि वो चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पर हों कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सी एसोसिएशन, कौन सी तंजीम, कौन सी कॉन्फ्रेंस और कौन सा जो है वो इदारा किस सन में किस मकसद से और कहाँ पर कायम किया और वो मकसद किस हद तक हासिल हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान या अलीगढ़ तहरीक जो है वो तहरीक पाकिस्तान में सबसे अहम तरीन एक मौजू है जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी बहुत अहम है। तो आप लोग इसको इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इसकी जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम और फिर तक़सीम बंगाल जैसे मौज़ूआत को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड विश यू ऑल द लक।